ओके, लेट्स स्टार्ट द अनदर टाइप ऑफ मैथमेटिक्स जो जनरली जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है और जो 9th लेवल के बच्चे हैं केवल उनको नहीं पता होता है, ये अलग तरह का मैथमेटिक्स है, लेकिन फिजिक्स में ये मैथमेटिक्स यूज होता है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। डिफरेंशिएशन का ये फर्स्ट लेक्चर है। एक्चुअली इस जो मैथमेटिक्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस बोलते हैं इसको। और एक कैलकुलस भी दो तरह का होता है। एक कैलकुलस होता है जिसको बोलते हैं अपन डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। ये नए नाम हो सकते हैं कुछ बच्चों के लिए। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, दो तरह का कैलकुलेशन होता है। और कैलकुलस कहां से बना है? कैलकुलेशन से बना है। कैलकुलेशन का मतलब आप समझते हो, कैलकुलेशन से ही कैलकुलस बना है। और जो डिफरेंशियल है ये डिफरेंस से बना है। डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंस, और इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, ऐड करना। इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना, डिफरेंस का मतलब कम करना। किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमें कम करने की जरूरत है, वहां पर अपन डिफरेंशियल यूज करते हैं। और जहां पर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमें ऐड करने की जरूरत पड़ती है वहां पर हम इंटीग्रल कैलकुलस यूज करते हैं। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा जनरली, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, सम करना, ऐड करना। और डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंस क्रिएट करना। लेट अस रिड्यूस द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज यूज्ड इन डिफरेंशियल कैलकुलस। तो हमारे शुरू के 2-3 लेक्चर्स जो होंगे वो डिफरेंशियल के होंगे, लगभग 3-4 लेक्चर्स वो इंटीग्रेशन के होंगे। लगभग एक वीक का है, लेकिन एक वीक अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपकी 30-40% प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स यू कैन सॉल्व इजीली। बस फर्क इतना है कि आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई किसी तरह कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको हम अगर डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल एक वर्ब हो गया और डिफरेंशिएशन अगर मैं बोल दूं तो एक नाउन बन गया। डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ये है क्या? पहले हम इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंशियल या बहुत ज्यादा इंटीग्रल यूज में नहीं होता है, केवल उनके बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन ही यूज होता है, और उतना ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बाकी जो बच्चे आईआईटी करेंगे वो 12th में जाकर के डिफरेंशियल की पूरी मोटी सी बुक पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन की बड़ी मोटी सी बुक पढ़ेंगे। वहां पर उनके मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और बहुत आगे तक जाता है। उससे हमें अभी मतलब नहीं है। मैं उतनी ही डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आपको पढ़ाऊंगा जितनी आपको फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। ठीक है बेटा? तो चलो बात करते हैं आज डिफरेंशिएशन की। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीखने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंशिएशन में बेसिक चीजें क्या है। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। आप लोगों ने 9th में या 10th में फंक्शंस पढ़े होंगे, वहां पर इसका मतलब सिखाया होगा। मैं फिर भी आपको सिखा रहा हूं। y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब यहां पर देयर आर टू वेरिएबल्स, यू नो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? टू वेरिएबल्स, वन इज एक्स, अनदर वन इज वाई। ठीक है। और इसको जो पढ़ने का तरीका है, इसको हम पढ़ते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x। There are two variables, one is y, another one is x, and this y is equal to fx. It can be read like that, y is function of x. ठीक है। यहां पर जो x है, इस x को बोलते हैं अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, and y is known as dependent variable. x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना?
और y डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंड है? x पर, क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू होगी। छोटी सी बात है, मैं एक छोटा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो, करेक्ट विद मी। अगर मैंने बोला कि बेटा एक इक्वेशन है मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, कैसे भी कोई भी इक्वेशन हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? Here y is function of x, so y is equal to, if I put the value of x here 0, I get y is equal to 1. Correct. Similarly, if I place x is equal to minus 1, what will be the value of y? If I place x is equal to minus 1 over here, what will we get the value of y? Naturally, that will be minus 1 square, 1 plus 1. Is it 2? Is it 2? Yes. Yes, Sonak, you are right, बेटा। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 0 रखता हूं तो y will be 1. If I place the value of x here minus 1, square of minus 1, that is 1. 1 plus 1, that is 2. If I place the x is equal to 1, तो x is equal to प्लेस करूंगा तो क्या आएगा, बोलिए जरा? 1 square plus 1 square, also 2. Because स्क्वायर परफेक्ट होता है हमेशा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, वेदर इट इज द स्क्वायर ऑफ -1 और +1, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना बेटा? मैं वो जो एक चैप्टर पढ़ाऊंगा कभी आपको जाकर के, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बड़ा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना? वहां पर ये सब चीजें और दोबारा सिखाऊंगा मैं फिर। ठीक है ना? अगर मैं बोलूं कि बेटा x इज इक्वल टू 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? बताइए जरा, y की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1, दैट इज 5. If x is equal to -2, what will be the value of y? -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, इट इज ऑल्सो 5. सही है? हाँ आदित्य, यू आर राइट बेटा। ठीक है ना? तो क्या सीखे हम यहां पर? ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y is independent, y is dependent variable and x is independent variable. And अगर इसको मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलूं कि y has a value for each value of x. x की हर वैल्यू के पास y की एक वैल्यू होगी। x का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, हमारे पास y की एक वैल्यू होगी, बिकॉज y is function of x. And y is also dependent variable and x is independent variable. x की हर एक वैल्यू के लिए y के पास एक वैल्यू की, because y is function of x. Is that clear? अब यहां पर मैं y की कोई भी इक्वेशन बना लूं, बाकी तो कहानियां हैं, मैं कुछ भी लिख दूं बेटा, y is equal to x cube plus x square plus 2x minus 1. आप बताइए x की कुछ वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यू होगी? अरे भाई कर सकते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, नेट में बड़ा लल्लू सा सवाल आ जाता है। देखो, हमसे बोला कि जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 एफ एक्स क्यूब प्लस 1, व्हाट इज जी एक्स वाई एफ एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 1 2 3। आपको नहीं लगता कोई फालतू का सवाल है? आपको नहीं लग रहा कोई फालतू जैसा सवाल है? हमसे बोला भाई जी एक्स बाई जी वाई निकालो हर वैल्यू के लिए, अगर 1 2 3 हो, 1 2 -3 हो, हमें क्या दिक्कत है भाई? एक्स की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, वाई एक्स की वैल्यू यहां पर 1 रखेंगे, दोनों का रेशियो निकाल देंगे। फिर एक्स की वैल्यू यहां 2 रखेंगे, यहां 2 रखेंगे, जी एक्स बाई एफ एक्स निकाल देंगे। एक्स की वैल्यू -3 रखेंगे, -3 रखेंगे, जी एक्स बाई जी एफ एक्स निकाल देंगे। क्या आप ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सिंपल अलजेब्रा के रूल्स लगाएंगे और सिंपल अलजेब्रा रूल लगा करके हम इसको सोल्व कर देंगे। क्या दिक्कत है बताओ मुझे आप? ठीक है ना? ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहले अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो सबसे पहले हमें पढ़ना आना चाहिए कि हम कैसे पढ़ें इसको। सर y इज फंक्शन ऑफ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग, एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ वैल्यू फॉर y. x की हर वैल्यू के लिए y की एक हमारे पास वैल्यू है, इसलिए मैं बोलूंगा कि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है भाई, चलो अब आगे चलते हैं।
अब इसका रियल मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द रियल वैल्यू ऑफ द डिफरेंशिएशन, ठीक है। और पता है ये मैं आपको जब काइनेमेटिक्स में आगे, अभी काइनेमेटिक्स में जो पढ़ाया है आपको, जो बेस में चल रहा है 3 to 4 में, वो चल रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन की काइनेमेटिक्स चल रही है। जैसे मैं वेरिएबल एक्सीलरेशन की बात करूंगा, वेरिएबल एक्सीलरेशन आते ही आपके तोते उड़ जाने थे। तो अगर आपके तोते नहीं उड़ाने थे मुझे, तो मुझे क्या सिखाना पड़ेगा? आपको डिफरेंशिएशन का ज्ञान देना पड़ेगा। जैसे डिफरेंशिएशन का आपको आ जाएगा, आप वेरिएबल एक्सीलरेशन हो कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला आपने, है ना भाई। चले आगे, ये फालतू की चीजें मैंने सिखाई ये सबको आ गई है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा। देखिए, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसकी आगे क्या बात होगी इस तरह की मैथमेटिक्स में। देखो, मैं एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं। ये मैंने ग्राफ बनाया, ये कोई y एक्सिस है, इस पर मैंने y ले लिया और इस पर x ले लिया। और बिकॉज y इज फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज ए वैल्यू फॉर y। हमने क्या किया, जैसे हमने पिछले वाला जो टॉपिक था उसमें x के रेस्पेक्ट में बहुत सारी वैल्यूज निकाली y की और एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और मेरे पास इस तरह का कोई ग्राफ आ गया। चल भाई ठीक है, कुछ अजीब सा लग रहा है ना, ठीक सा बनाता हूं सुंदर सा। देख ऐसा बना दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि यहां पर x1 है और यहां पर y1 है। एक कोई वैल्यू x की x1 थी, उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने इक्वेशन से वैल्यू निकाली, वो y1 आई। यहां पर मेरे पास कोई फाइनल वैल्यू है, बेटा ध्यान से देखो, ये x2 को फाइनल वैल्यू है और इस फाइनल वैल्यू के रेस्पेक्ट में मुझे एक फाइनल वैल्यू आई y2। सिंपल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यू पीपल नो वेरी वेल। अच्छा भाई सर, ये तो छोटी सी बात है, हम ही जानते हैं, आपने क्या खास बताया। अब खास समझो। अब देखो जरा यहां से, आई टेक ए डिफरेंट इंक पेन। अगर आपको दिख जाए तो, हालांकि जूम का जो लेक्चर है वो इतना अच्छा नहीं होता है। देखो ये रेड रेड दिखा के आपको, रेड रेड देखो, मैंने एक लाइन खींची है, दिख रही है क्या? हाँ मुझे तो दिख रही है, इसका मतलब आपको भी दिख रही होगी। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, जरा गौर से देखो। यहां पर मैंने यहां पर नाम दे दिया ए, यहां पर नाम दे दिया बी। क्या आप सारे, इतने सारे बच्चों में से कोई मुझे बता सकता है कि ए बी क्या है? व्हाट इज ए बी? व्हाट इज ए बी? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नो। कर्व। कर्व, यस वेरी गुड, कोई तो बोला, इट इज कर्व, है ना। इसका मतलब एक्स वाई कर्व है, ठीक है, वाई एक्स कर्व बोलेंगे। और आप देखो, क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं इसको सी बोल दूं तो ए सी इज इक्वल टू व्हाट? x2 माइनस x1। एसी को मैं x2 माइनस x1 बोल सकता हूं। क्या मैं बीसी को y2 माइनस y1 बोल सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूं, है ना। क्योंकि AC इज, अगर मैं O लिख दूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है, यहां से यहां तक का x1 है, तो x1 से x2 के बीच का डिफरेंस क्या हुआ बेटा? x2 माइनस x1। यहां से यहां तक y2 है, यहां से यहां तक y1 है, तो ये कितना हो गया? y2 माइनस y1। and y2 minus y1 is the difference of value of y, and it can also be written that is delta y, and it is also written delta x। कि जैसे हर वैल्यू x के लिए y की वैल्यू थी, इसी तरह से हर डेल्टा x के लिए डेल्टा y की वैल्यू होगी भाई। अगर मैं डेल्टा x को डिक्रीज कर दूं, डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए आप। इफ आई डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डेल्टा x, क्या डेल्टा y की वैल्यू डिक्रीज होगी? यस, 100% होगी। इफ आई डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डेल्टा x, ये यहां से यहां तक अब डेल्टा x हो गया, तो ये डेल्टा y हो गया। फिर ये डेल्टा x को डिक्रीज कर दिया, डेल्टा y डिक्रीज हो गया। फिर डेल्टा x को डिक्रीज कर दिया, डेल्टा y डिक्रीज हो गया। और क्या एक पोजीशन ऐसी आएगी कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और स्ट्रेट लाइन क्या बताती है? द कांस्टेंट वैल्यू। स्ट्रेट लाइन क्या बताएगी? कांस्टेंट वैल्यू।
और यहां से हमारा डिफरेंशिएशन का मीनिंग निकलेगा। आप ध्यान से देखो जरा, देखो ऐसे लिखने का तरीका है। इफ y इज फंक्शन ऑफ x एंड लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब समझो रे बेटा। ये इसको पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं इसको? डेल्टा x, ये जो एरो लग रहा है इसको बोलते हैं टेंड्स टू 0। डेल्टा x टेंड्स टू 0। अगर डेल्टा x 0 का मतलब क्या हुआ? डेल्टा x की वैल्यू हम कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, 0 नहीं करेंगे, टेंड्स टू 0। अगर डेल्टा x को भी इतना कम कर दें, इतना कम कर दें कि डेल्टा y बाय डेल्टा x एक लिमिटिंग वैल्यू ले आए, तो दैट लिमिटिंग वैल्यू इज नोन एज dy बाय dx। इसको पढ़ने का तरीका समझिए वापस। इसको पढ़ते हैं डेल्टा x इज टेंड्स टू 0, या सिंपल डेल्टा x टेंड्स टू 0। कि डेल्टा x को जैसे जैसे सर ने कम किया डेल्टा y कम होता जा रहा था। देखो डेल्टा x को मैं कम कर रहा हूं, डेल्टा y कम होता जा रहा है। एक पोजीशन ऐसी आई कि डेल्टा x को मैंने इतना कम कर दिया कि डेल्टा y और डेल्टा x के बीच में कर्व नहीं बचा, एक स्ट्रेट लाइन आ गया। तो उसको बोलते हैं अपन dy बाई dx। और dy बाई dx को पढ़ने का तरीका, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y को हम कम कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में कम कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में कम कर रहे हैं। ये तो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कम करना, डिक्रीज करना। आई एम डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ y with respect to x. So this is differentiation of y with respect to x. This is the meaning of the differentiation. कि अगर हम डेल्टा x को हम कम करते जाएंगे, एक वेरिएबल को हम कम करते जाएंगे, तो दूसरा वेरिएबल भी धीरे 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 कम होता जाएगा और एक ऐसी पोजीशन आएगी कि उन दोनों का रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। और दैट कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. This is the meaning of the differentiation, nothing else. और ये आपके कहीं काम आने वाला नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी सब बच्चों को याद होना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और यही मैं एग्जांपल जब आपको कल सिखाने वाला हूं, कल नहीं 2-3 दिन बाद जब वेरिएबल एक्सेलरेशन सिखाने वाला हूं, तो मैं यही एग्जांपल आपको दूंगा कि x का t के साथ डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर मैं टाइम को कम करता जाऊं तो x का डिफरेंशिएशन होता जाएगा और वहां हम बोलेंगे dx by dt, और dx by dt विल बी नोन एज व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब अपन कैसे करेंगे इस मैथमेटिक्स को यूज कैसे करते हैं? ये तो डेफिनेशन है, हालांकि मेरे को बनाना जरूरी नहीं था, ये सब हम केवल जेई को पढ़ाते हैं उस समय बताते हैं। लेकिन क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, सब सीखने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं ये सब चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। राइट, ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहला फॉर्मूला, डिफरेंस समझें, ध्यान से देखो। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं छोटा सा, ठीक है, एक ग्राफ बना रहा हूं। कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? बोलोगे सर क्या फालतू बातें करो, 5 है हम जानते हैं। क्या आप जब छोटे थे उस समय भी ये 5 था? जब आप 5 साल के हुए तब भी ये 5 था? जब आप 10 साल के हुए तब भी यह 5 था? क्या 5 में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो जिस चीज में कोई चेंज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट। जैसे देखो 0 1981 में 1 2 3 4 5, ठीक है। 1991 में भी ये 5 था। 1991 के बाद में कितना आ गया भाई? 2011 या 2001, तब भी इसकी वैल्यू 5 थी। जब हम 2011 में आए तब भी इसकी वैल्यू 5 थी। देखो
10-10 साल में 5 में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 5, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज 0? नहीं समझे? 5 में कोई टाइम में चेंज हो रहा है, लेकिन 5 में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वैल्यू के इंक्रीज या डिक्रीज होने से चेंज नहीं होता है, तो उसको क्या नाम दोगे आप? कांस्टेंट दोगे। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0, या विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0। टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन x 5 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज 5 हियर? 5 इज कांस्टेंट। ठीक है, एक और बात बोलता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ m, अगर m मंथ है, मंथ वैसे के वैसे ही है, x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 0। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट की वैल्यू में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल ऑलवेज बी 0। जब भी हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसकी वैल्यू में कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो यू कैन इजीली से इट्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 0। किसी भी के रेस्पेक्ट में कोई भी वेरिएबल है, उसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू 0 विद रेस्पेक्ट टू एनीथिंग इज ऑलवेज 0। तो पहला फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? फर्स्ट फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूले। कई बच्चे फॉर्मूलाज बोलते हैं, फॉर्मूलाज गलत वर्ड है, फॉर्मूला सिंगुलर है, फॉर्मूलाज प्लूरल नंबर नहीं है, फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या आया भाई? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x इज 0। ठीक है भाई, चलो दूसरा फॉर्मूला कि इफ y इज फंक्शन ऑफ x, देन dy by dx is d by dx of function of x and it is f dash x। क्या हो सकता है इसका मतलब? थर्ड फॉर्मूला कि if y is equal to x raised to the power n dy by dx n x n minus 1। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा जो वैल्यूज हमारी चेंज होगी फिजिक्स में, वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड होंगी कि इफ y is function of x and y is defined that x is raised to the power n, then the differentiation of y with respect to x will be given by n times of x raised to the power n minus 1। ठीक, एक और चीज यहां पर ध्यान रखेंगे आप कि अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन ऑफ x, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 होगा, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ आएगा तो फिर वो 0 नहीं होगा, और इट कैन बी रिटन dy by dx कांस्टेंट d by dx of fx और c times of f dash x। These are some formulae which will be used for the next lecture। फिर लाइट गई, बड़े दुश्मन है रे भाई ये तो MACB वाले ना हमारे। चलो बात करते हैं, बोर्ड दिख रहा है सबको? स्क्रीन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, बोर्ड दिख रहा है सबको बेटा? ओके ओके, चलो ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं कि बेटा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 8, मैंने रात को लेक्चर इसलिए लिया था कि दिन में MACB की लाइट जाती है। हाँ, सब बच्चों के घर से लाइट गई होगी, मैं भी समझता हूं, मेरे इन्वर्टर की भी एक लिमिट है। ठीक है ना, जैसे x की लिमिट होती है ना, इन्वर्टर की कुछ लिमिट होती है,
y इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर 8। अगर मान लीजिए मेरे पास है और मैंने पूछा बेटा इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो, आप कहोगे सर वेरी सिंपल, ये लो भाई कि dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x रेस टू दी पावर 8, क्योंकि x की पावर n के n x n माइनस 1, तो आई कैन राइट व्हाट बेटा 8x 8 माइनस 1 10x n माइनस 1, क्या आ गया बोलो 8x 7। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x 8 इज व्हाट 8x 7। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, अरे भाई ये तो ऊपर था, यहां लिखा हुआ है x रेस टू दी पावर 3, 1 बाई एक्स इज रेस टू दी पावर 3, इसका आप डिफरेंशिएशन बताइए। सर बोलोगे वेरी सिंपल, dy बाई dx, d बाई dx ऑफ 1 इज रेस टू दी पावर 3। देखो तो d बाई dx x रेस टू दी पावर माइनस 3। कोई भी फंक्शन दिया जाए, कोई भी फंक्शन दिया जाए, आपको उसको x इज रेस टू दी पावर n की फॉर्म में लाना है, उसके बाद ही उसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा। कोई बता सकता है x की पावर n n x n माइनस 1, तो इसका आंसर क्या होगा माइनस 3x माइनस 4। आप ये फटाफट नोट कर लीजिए, फॉर्मूला एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आप नोट कीजिए इसको। y is x raised to the power 8 at x n minus 1 because the formula n x n minus 1. थर्ड टाइप देखिए जरा ध्यान से, देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि y इज इक्वल टू 5x7। अब 5 क्या है कांस्टेंट, आपने बोला सर 5 का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, लेकिन मैंने यह भी बोला था कि अगर 5 अकेला आता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन अगर 5 किसी वेरिएबल के साथ आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। ऐसे केस में हम क्या करेंगे समझिए ध्यान से, d बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 5x टू द पावर 7, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, इट विल बी लेफ्ट साइड ऑफ द d बाई dx। now I have x raised to the power 7 which can be very easily differentiate with respect to x, and what will be that 5 into 7x 7 minus 1 5 7 ja 35 x raised to the power 6 will be answer, isn't it? Yeah, correct. I am writing 3 questions on board and let me know the answer of these questions. The first question is y is equal to x raised to the power 6. The second question is y 1 upon x4, and third question y is equal to 3x5. What are the answer of these 3 questions? सब बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, सबके आंसर आना चाहिए मेरे स्क्रीन पर। ये फर्स्ट 6x5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बहुत गर्मी है।
बहुत बढ़िया, सब बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ऐसे सब बच्चे आंसर देते हैं तो पता है मेरा खून बढ़ जाता है बहुत सारा, फिर मैं बहुत सारा खाना खाता हूं मैं। हाँ, सब बताया करो मुझे आंसर। जब सब बच्चे आंसर देते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। आयुष, आयुष के आंसर नहीं आ रहे हैं भाई। आयुष आप टाइप कीजिए फटाफट फटाफट। x6, the first answer is 6x5. Yes, very good. First answer is 6x5. Second answer is minus 4x minus 1. Yes, यानी कि minus 4x minus 5. And third is 15x4. Third is 15x4. Yes. Check your answers. Very first question was y is equal to x raised to the power 6. Differentiation of y with respect to x. Therefore, differentiation of s6, 6x, 6 minus 1, 6x5. Second one, y is equal to x is raised to the power 4. ये x की पावर -4 लिख सकते हैं बेटा। तो dy by dx is equal to d by dx of x raised to the power -4, which gives us 4x minus 4 minus 1. The answer is -4x minus 5. And the third one, because y is equal to 3x5, differentiation of y with respect to x3 will be constant over here. D by dx x5, it gives me 3 into 5x, 5 minus 1, 3 5 जा 15, x raised to the power 4. हो सकता है कुछ बच्चों को लॉज ऑफ इंडिसेज नहीं आते हों। लॉज ऑफ इंडिसेज एक टॉपिक होता है जो आपको 6th 7th 8th में कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं कुछ लॉज ऑफ इंडिसेज यहां पर लिख रहा हूं। जिन बच्चों को नहीं आता है शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बोल सकते हैं सर हमें लॉज ऑफ इंडिसेज नहीं आते हैं, क्योंकि कल के लेक्चर में मैं आपको बहुत टफ टफ इक्वेशंस देने वाला हूं इसमें, और सबको लॉज ऑफ इंडिसेज आने चाहिए। लॉज ऑफ इंडिसेज, मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं यहां पर। वैसे मुझे पता है सबको मालूम होंगे, लेकिन नहीं है वो याद कर लें। अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो प्लस हो जाती है। बेस सेम है, पावर डिवाइड में है तो माइनस हो जाती है। अगर पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। 4, अगर a b का पावर m है होल पावर, तो इट कैन बी रिटन am bm. If in denominator a upon b raised to the power n, it can be written am by bm. If I have a minus m, it can be written am. If I have a raised to the power minus m, it can be written a raised to the power m. Correct? इसी तरह से if a upon b is raised to the power minus m, it can be written b upon a raised to the power plus m. ठीक है बेटा, ये सारे रूल्स आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि कल के लेक्चर में मैं इन सबसे बेस्ट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। अगर माइनस पावर है आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। a माइनस एम, b माइनस एम, जब मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाता हूं तो साइन चेंज हो जाता है, आप सब जानते हैं। हाँ, सबको जानता हूं बेटा। ठीक है, इसी तरह से देखो जरा, a अपॉन बी रेस्ट टू पावर माइनस एम, b अपॉन ए रेस्ट टू द पावर प्लस एम। और देखिए, इफ a रेस्ट टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। इफ a रेस्ट टू द पावर हाफ, इट कैन बी रिटन रूट ऑफ a. If a raised to the power 1 by 3, cube root of a. If a raised to the power 1 by n, it can be written n root of a. And if a raised to the power m by n, it can be written n root of a raised to the power m. These are some of the formulae for laws of indices. ये आप सब लोगों को आने चाहिए।
ठीक है, बाकी कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज टू हॉट। ये सारे रूल्स आप लिख लीजिए और ये सबको लर्न होने चाहिए बेटा, क्योंकि कल मैं जब आगे क्वेश्चंस कराऊंगा इसके तो सबके आने चाहिए।